channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 9th chapter 13th where do we fall in, last part. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this chapter we are going to discuss about organ specific and tissue specific manifestation. Organ specific we have discussed, this time tissue specific we will discuss. Then the principle of treatment. There are two ways of treatment. One, either to reduce the effect of disease, then kill the cause of disease. Then we will discuss about the principle of prevention. We know prevention is better than cure. तो ये prevention दो वे से, general way होता है और एक specific way होता है. Then we will discuss about immunization by vaccination, जो कि टीकाकरण के नाम से हम जानते हैं. तो फिर आइए एक के बाद एक डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. ठीक है, तो फिर टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट क्या होता है? टिश्यू से स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज होता है. देयर विल बी अदर कॉमन इफेक्ट्स ऑल्सो होता है. देखो, जैसे इफ सम disease causing microbes attacks our or enters our body, then what happens? Our immune system becomes activated. हमारे इम्यून सिस्टम, बड़ी का इम्यून सिस्टम होता है, वो हमारे जागृत प्रहरी के सदृश, हमारे सोल्जर्स की तरह, आर्मी की तरह है. अगर बाहरी शत्रु अटैक करते हैं तो हमारे बॉडी का, हमारे देश का, हमारे सोल्जर्स एक्टिव हो जाते हैं. ऐसे ही कहीं बाहर डिजीज कजिंग माइक्रोब्स अगर हमारे शरीर में एंटर किया, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी, तो फिर हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो फाइट करने के लिए हमारे सोल्जर्स रेडी हो जाते हैं. और एन एक्टिव इम्यून सिस्टम क्या करता है? एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट सम सेल्स टू द अफेक्टेड टिश्यू टू किल द डिजीज कजिंग माइक्रोब्स. ये इम्यून सिस्टम का काम है. ये कुछ सेल को रिक्रूट करता है, नियुक्ति देता है, कहता है कि जाओ और वो माइक्रोब के साथ लड़ाई करो, डिजीज कजिंग माइक्रोब के साथ, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो, उसके साथ लड़ाई करो. और इसी प्रोसेस को, दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन. तो इन्फ्लेमेशन क्या है? इसी प्रोसेस में हमको कैसे पता चलेगा कि इन्फ्लेमेशन चल रहा है? ये हमको दिखेगा कुछ सिम्टम्स से. जैसे अगर आप कहाँ गिर गए, थोड़ा स्वेलिंग आ जाता है, थोड़ा पेन होता है, थोड़ा आपको फीवरिश लगता है, तो फिर ये सारे सिम्टम्स है इन्फ्लेमेशन का. स्वेलिंग हुआ, पेन हुआ या फिर फीवर हुआ. तो हमारी HIV इन्फेक्शन में क्या होता है? वायरस goes to the immune system and damages its function. जैसे मम्मी पापा अपने बच्चों से बाकी काम बोलते हैं कि बेटा जाओ स्विच ऑफ करो, बेटी जाओ खाना बनाने में मदद करो, ये सब डायरेक्ट करते हैं. पर अगर कोई आके मम्मी पापा को अटैक करे तो घर का काम तो नहीं होगा. ऐसे ही ये HIV इन्फेक्शन में क्या होता है? वायरस जाकर सीधा इम्यून सिस्टम को ये डैमेज कर देता है. तो फिर अगर जो काम इम्यून सिस्टम करवाता है हमारे बॉडी को ठीक रखने के लिए, इम्यून सिस्टम खुद ही बीमार हो जाए, ढीला ढाला हो जाए, तो क्या होगा कि हमारे छोटी छोटी कारण भी बड़ी कारण बन जाता है. जैसे आवर बॉडी कैन नो लॉन्गर फाइट ऑफ मेनी माइनर इन्फेक्शंस. जैसे कि हमको कफ कोल्ड हो गया तो वो सीधा हो जाएगा निमोनिया तक ले जाएगा. और हमको छोटा सा गॉट इन्फेक्शन क्या हो गया, वो सीधा डायरिया, ब्लड लॉस, ये सारे हो जाएगा. यानी कि छोटी सी कारण बड़ी कारण बन जाएगा, क्योंकि कोई उसको देखने वाला है नहीं, इन्फ्लेमेशन होगा नहीं, है ना. तो फिर ऐसे में हमारा डिजीज और सीवियर हो जाता है. तो ये सीवियरिटी ऑफ डिजीज जो है वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में माइक्रोब्स कितने हैं. अगर सपोज कोरोना इन्फेक्शन हुआ, कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ, तो फिर अब कितना सीवियर है, यानी कि ये जानलेवा है कि नहीं, आपके शरीर के ऊपर ये कितना काम करेगा, कितना लॉस करेगा, आपको कितना बीमार करेगा, वो डिपेंड करेगा कि कितने परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन हुआ है. अगर वो स्मॉल इन्फेक्शन है तो कोई बात नहीं, छोटा मोटा होकर वो चला जाएगा. अगर माइक्रोब ज़्यादा है, इन्फेक्शन लेवल ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा? वो तो पूरा लाइफ थ्रेटनिंग, यानी कि आपकी जानलेवा हो सकता है. आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट. तो फिर प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे हमको थोड़ा सा कुछ फीवरिश लगा, हम थोड़ा सीख हो गए, हम क्या करते हैं? जाकर थोड़ी देर सो जाते हैं. इससे क्या हो जाता है? हमारा बॉडी रिकवर हो जाता है, हम सही हो जाते हैं. पर इससे ज़्यादा होगा, थोड़ा सा सोने से भी हमारा बॉडी रिकवर नहीं हुआ, हम तरोताज़ा नहीं हुए, बैक टू वर्क नहीं हुए, तो फिर हमको मेडिसिन लेना पड़ता है.
तो फिर ये जो ट्रीटमेंट है ये 2 तरीके से किया जाता है, 2 स्टेप्स में किया जाता है। क्या किया जाता है? सपोज आपको किसी इन्फेक्शन के कारण आपको टेम्परेचर आ रहा है, तो फर्स्ट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, हमको पहले टेम्परेचर कम करना है। नेक्स्ट टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज, तो आपका हेडेक होकर अगर टेम्परेचर आ रहा है तो पहले आपको हेडेक को बंद करना है, आपके टेम्परेचर को कम करना है, नॉर्मल करना है। फिर इसके बाद देखना है कि ये हेडेक आखिर हुआ किस वजह से। आपका कुछ इन्फेक्शन हो गया, आपका कुछ नाजल इन्फेक्शन हो गया, आपका साइनस इन्फेक्शन हो गया, या फिर क्या कारण है। तो फर्स्ट रिड्यूस द इफेक्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, यानी कि अगर टेम्परेचर आ रहा है या फिर आपका कुछ स्वेलिंग हुआ है तो फिर ये सारे को पहले कम करना है। नेक्स्ट कॉज ऑफ डिजीज, ये टेम्परेचर आखिर आया क्यों, उसका कारण को ढूंढ के उसको किल करना है, माइक्रोब्स को किल करना है, फिर जाकर आपका टेम्परेचर आना बंद होगा। देखो जैसे आपने पैरासीटामोल खा लिया, आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, पर आपको एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा कि किस कारण से आपका डिजीज हुआ था, आपका बुखार आया था, उस कारण के लिए आपको खाना पड़ेगा एंटीबायोटिक, तभी जाकर अंदर का बीमारी जो है अंदर से जाएगी। तो ट्रीटमेंट दैट विल फॉर द फास्ट, यानी कि रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज के लिए हमको क्या करना होगा, सिम्टम्स के हिसाब से काम करना होगा। सिम्टम्स आर यूजुअली जैसे हमारा फीवर हुआ, यही बात तो मैंने कहा, तो हमको मेडिसिन लेना है, पैरासीटामोल खाना है। और अगर या फिर पेन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं, ये सारे इफेक्ट्स हैं, तो फिर इसके लिए हमको प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट करना है, पर आखिर में हमको कॉज ऑफ डिजीज ढूंढ के वो माइक्रोब्स को किल करना है। तो फिर बट दिस काइंड ऑफ शिफ्ट, अगर हम सिर्फ फीवर को देख के फीवर ही कम कर देंगे और सोचेंगे कि हो गया काम, तो ये हमारा गलतफहमी है, इससे नहीं चलेगा। ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ विल नॉट मेक द इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स गो अवे। अगर हम सिर्फ सिम्टम देख के बुखार उतर गया तो फिर ठीक है, बड़ी ठीक हो गया, ऐसे सोचना हमारा नहीं चलेगा। ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ विल नॉट मेक द इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स गो अवे। ऐसे जो माइक्रोब्स हमको एंटर किया है हमारे बॉडी को, तो फिर वो गया नहीं है, द डिजीज विल नॉट बी क्योर्ड, वो फिर से टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो वी नीड टू बी एबल टू किल ऑफ द माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स हमारे बॉडी को एंटर क्या है, घुसा है, वी नीड टू किल देम सो दैट वी विल नॉट गेट इन्फेक्टेड अगेन, हम फिर से बीमार नहीं होंगे। तो हाउ वी डू किल द माइक्रोब्स, अब हमारा काम है माइक्रोब्स को हम कैसे मारें। तो वन वे इज टू यूज मेडिसिन, हम मेडिसिन खा के इसको मार दें। तो माइक्रोब्स कैन बी क्लासिफाइड, तो फिर हमको पहले माइक्रोब्स का पहचान करना पड़ेगा। आखिर हमारी बॉडी में किस टाइप ऑफ माइक्रोब एंटर किया है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजी है, प्रोटोजोआ है, कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हमको डिजीज कर सकते हैं। एक चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, सबका बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस जो है वो एक दूसरे से अलग है, यानी कि वायरस वाला मेडिसिन बैक्टीरिया में काम नहीं करेगा, बैक्टीरिया वाला मेडिसिन फंजी में काम नहीं करेगा। तो फिर हमको इसी ग्रुप का पहचान करना है, फिर जाकर इस हिसाब से हमको मेडिसिन लेना है। वी हैव टू फाइंड ए ड्रग दैट ब्लॉक्स द बैक्टीरियल सिस्टम। सपोज हमको बैक्टीरियल अटैक हुआ है, तो हमको एक ड्रग ऐसे ही चुनना है, जैसे कि हमने एंटीबायोटिक चुना, तो एंटीबायोटिक क्या करेगा, बैक्टीरिया की सेल को वो टूटा देगा और बैक्टीरिया मर जाएगा। तो फिर ड्रग्स दैट विल, अगर प्रोटोजोइन हमको अटैक हुआ है तो फिर द ड्रग्स दैट किल प्रोटोजोआ हमको लेना पड़ेगा। अगर हमको मलेरिया हुआ है तो हमको प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, ये प्रोटोजोआ हमको अटैक किया है, तो हमको उसी प्रोटोजोआ को मारने के लिए प्रोटोजोआ मारने वाला ड्रग खाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा मलेरिया पैरासाइट मरेगा और हम मलेरिया से उभर कर आएंगे। अगर हमको कुछ वायरल डिजीज हुआ है तो हमको एंटीवायरल खाना पड़ेगा, पर ये एंटीवायरल का मेडिसिन बनाना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वायरसेस है फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स। वायरसेस का ये जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म, इनका अंदर की जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म वो बहुत ही कम होता है, उनका तो अपना होता ही नहीं है। तो वो दे एंटर आवर सेल्स एंड यूज आवर मशीनरी, वो जिस बॉडी में घुसते हैं उसका ही मशीनरी यूज करते हैं। ऐसे ही होता है हमारे HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल। अगर हम द ड्रग्स दैट कीप HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल, पर आजकल ये एंटीवायरल मेडिसिन भी धीरे धीरे बन गया है, इसीलिए HIV इन्फेक्शन को भी कंट्रोल में ला गया है।
आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। तो फिर हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी डिजीज़ हो, इससे अच्छा है कि वो डिजीज हम होने ही ना दें। क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्शन हमें होने ही ना दे। तो हाउ टू गेट रीड ऑफ एन इन्फेक्शन, ये इससे हम बचे कैसे कि ताकि हमको इन्फेक्शन ही ना हो। क्योंकि अगर हमको इन्फेक्शन हो गया, हम बीमार हो गए, तो 3 काम हो सकता है। जैसे फर्स्ट, वन समवन हैज ए डिजीज, अगर किसी ने बीमार हो गया तो द बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड एंड may नेवर रिकवर कम्प्लीटली। जैसे अभी कोरोना में क्या हो रहा है, कुछ लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जो कि पहले से नहीं था, अचानक से आ जा रहा है। तो फिर ये ज़िंदगी भर के लिए डैमेज हो गया, ज़िंदगी भर के लिए उनको मेडिसिन खाना पड़ेगा। तो फिर दे नेवर रिकवर, ये और वापस नहीं आएगा। ऐसे सेकंड, इसका हो सकता है कि इफ़ द ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, सपोज हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बराबर का जो ट्रीटमेंट चाहिए वही दे रहे हैं, फिर भी विच मीन्स दैट समवन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, फिर भी वो कुछ दिन तो बेड रिडन होगा ही होगा। और जब तक वो पूरा ठीक नहीं होगा, चाहे आप जितना भी अच्छा मेडिसिन दे, तो फिर उसको कुछ दिन बीमार जरूर होगा। इवन इफ गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट, सम टाइम इवन इफ कैन गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट, फिर भी वो टाइम लगेगा उसको ठीक होने के लिए। और थर्ड कारण क्या है कि दैट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्टियस डिजीज कैन सर्व एज एन सोर्स ऑफ फॉर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू अदर पीपल। कोरोना वायरस एक पर्सन को हो गया तो उससे चांसेस है कि दूसरों लोगों को उसका इन्फेक्शन फैलेगा। तो फिर ये 3 कारण, अगर हम बीमार हो गए तो ये सारे कंसिक्वेंसेस हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन क्योर, ये सभी कहते हैं। तो फिर इसी के बात का हम ध्यान रखेंगे कि प्रिवेंशन कैसे करें। तो ये प्रिवेंशन जो है ये 2 वेज में हो सकता है, एक जनरल और एक स्पेसिफिक टू सम डिजीज, यानी कि प्रति डिजीज के लिए अलग अलग प्रकार की। तो फिर जनरल क्या है, जनरल प्रिवेंशन कैसे है। सपोज कहीं पर कोरोना हुआ है, ये एयरबॉर्न डिजीज है, तो फिर हम क्या करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में जाए ही ना। यानी कि अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में जाएंगे तो फिर जाकर एयर से ये फैलेगा। तो फिर ये जनरल है कि नॉट एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट। ओके, जनरल वे है प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन रिलेटेड टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। अगर हम प्रिवेंशन, हाँ, अगर हम चाहते हैं कि हमको कोरोना ना हो तो भीड़ भाड़ एरिया में हम जाए ही ना। इसीलिए सरकार ने ये निकाला था ना, एक जगह 3-4 जन जमा नहीं होंगे, ऐसा हो के था, एक रूल ऐसा भी था हमारे फर्स्ट पेज में। तो फिर एयरबॉर्न डिजीज के लिए ऐसा। अगर वाटरबॉर्न डिजीज के लिए हम देखें तो ये वाटरबॉर्न डिजीज तो हम गंदा पानी पिए ही ना, अदर बॉइलिंग करके पिए, तो फिर हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर के प्रति ध्यान देंगे। और अगर ये वेक्टर से फैलने वाला इन्फेक्शन है, जैसे हमारा मलेरिया किससे फैलता है, हमारी मस्कीटो से फैलता है, तो फिर ऐसे में हमको एनवायरनमेंट को क्लीन रखना पड़ेगा। कैसे, हमारी मस्कीटो अगर कहीं भी पानी जमा हो जाए कुछ दिन तक, तो फिर क्या होता है, मस्कीटो का ब्रीडिंग होता है, यानी कि बहुत सारे मस्कीटो पैदा होते हैं उसका अंडे से। तो फिर हम पानी जमा ही ना होने दें ताकि मस्कीटो वाला बीमारी फैले ही ना। तो फिर इसी बात का हम ध्यान रखेंगे कि पब्लिक हाइजीन कैसे मेंटेन होके रहे। देखो, नॉर्मली वी आर फेस्ड विद इन्फेक्शंस एवरी डे। हम दिन प्रतिदिन चाहे हम कितना भी खुद को रोकें कि ये इन्फेक्शन से हम एक्सपोज हो ही जाते हैं, पर बीमार तो वही पड़ेगा जिसका इम्यूनिटी वीक होगा, जिसका, तो फिर सभी तो बीमार नहीं होंगे। ये प्रदूषण में सब जा रहे हैं, सिर्फ किसी को ही कफ कोल्ड क्यों होता है, जिनका अस्थमा है ना। तो फिर ऐसे ही ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्चुअली सफ़र। चाहे इन्फेक्शन वाला एनवायरनमेंट हो कि सबको तो ये बीमारी नहीं आ जाता, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उसको बीमारी पकड़ लेता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स। हमारी इम्यून सिस्टम जो है, हमारी बॉडी का सोल्जर जो है, वो तो पूरा स्ट्रॉन्ग रहना ही चाहिए। तो वी हैव सेल्स दैट स्पेशलाइज इन किलिंग इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स। दिस सेल्स गो इनटू एक्शन ईच टाइम इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी। हमारे जो इम्यून सिस्टम जो है, इसमें स्पेशल सेल है। तो जब कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ये जाकर उनके साथ फाइटिंग करते हैं
और अगर सक्सेसफुल हो जाए तो फिर हमको माइल्ड सा फीवर होगा और माइल्ड सा इन्फेक्शन होगा और वो छूट जाएगा। पर अगर हमारी इम्यून सिस्टम आर नॉट एबल टू फाइट अगेंस्ट द आउटसाइड माइक्रोब्स, डिजीज कजिंग माइक्रोब्स, देन आवर डिजीज बिकम सीवियर। इसमें हमारा जो डिजीज है और भी सीवियर हो जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो सीवियर इन्फेक्टियस डिजीज इज दैट इट रिप्रेजेंट्स ए लैक ऑफ सक्सेस ऑफ इम्यून सिस्टम। यानी कि किसी को अगर सीवियर इन्फेक्शन हो गया, इसका मतलब है हमारे इम्यून सिस्टम वीक है। और सेकंड बेसिक प्रिंसिपल क्या है? प्रिवेंस। यही है हमारे सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कि हमारे इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कैसे करें। स्ट्रॉन्ग कैसे करें? ये प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज इज द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको चाहिए प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन। अगर हम देखें एक्टिविटी 13.6, चलिए कि हमको 10 फैमिली लेना है जो कि अच्छा खाते पीते घर का है और 10 पुअर फैमिली का लेना है। 5 ईयर से नीचे बच्चों का हमको हाइट नापना है। तो फिर देखेंगे जो खाते पीते घर का है, ज़्यादा वेल टू डू फैमिली से है, उनका बच्चों का हाइट बहुत प्रॉपर आ रहा है, जबकि पुअर फैमिली से थोड़ा कम आ रहा है। ऐसा क्यों? दिस इज लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो देयर आर जनरल वे ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, जनरल एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक वे। ये तो गए जनरल वे कि विल नॉट गेट एक्सपोज टू द इन्फेक्टेड एरिया। सेकंड क्या है? देयर इज नो स्मॉल पॉक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अभी तो स्मॉल पॉक्स नहीं है, पर 100 ईयर्स पहले की बात हम कहें तो स्मॉल पॉक्स जैसे एपिडेमिक्स था, यानी कि ज़्यादा फैलने वाला और डरावनी ऐसे डिजीज था। तो किसी को भी स्मॉल पॉक्स हुआ है तो उसके आसपास लोग गुजरने के लिए डरते थे, क्योंकि इन्फेक्शन पकड़ लेगा, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो उनका सेवा कौन करेंगे? जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं उनका सेवा करने के लिए और एक ग्रुप ऑफ पीपुल होते थे। वन ग्रुप ऑफ पीपुल हु डू नॉट फेयर फॉर दिस, जिनको कि कोई डर नहीं होता था कि उनको बीमारी पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि वो इसी बीमार से गुजर चुके थे, विक्टिम्स ऑफ दिस स्मॉल पॉक्स। तो फिर एक बार दिस वॉज ए ग्रुप पीपुल हु हैड स्मॉल पॉक्स अर्लियर। उनको तो ये बीमारी हो चुका है और उनके मुंह में मार्क भी है, स्कैरिंग। ये स्मॉल पॉक्स जो है मुंह में मार्क छूट जाता है। इन अदर वर्ड्स, इफ़ यू हैड स्मॉल पॉक्स वंस देयर वॉज नो चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड अगेन। अगर आपको एक बार स्मॉल पॉक्स हो चुका है तो फिर आपको दोबारा वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि दिस हैपेंस बिकॉज when the immune system first sees an infection, हमारी infectious microbes, it responds against it and then remembers it specifically। हमारी बॉडी में कुछ डिजीज कजिंग इन्फेक्टियस माइक्रोब्स आ जाता है तो हमारे इम्यून सिस्टम जो है उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसको पहचान होता है कि अरे हाँ, ये वाला तो माइक्रोब्स आया था, इसके अगेंस्ट में हमको ज़बरदस्त लड़ना है। ये बात उसको याद रहता है और जब वो नेक्स्ट टाइम आता है, घुसने की कोशिश करता है, तो इट्स क्लोज रिलेटिव्स और इसके स्मॉल पॉक्स जैसा और भी कोई बीमारी हो तो उसका इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स विथ इवन ग्रेटर विगर, और भी जोर से वो लड़ाई करता है। तो फिर यही है प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। एक बार वो बीमारी हो गया तो फिर दोबारा वो होने नहीं देंगे। ये होता है स्मॉल पॉक्स में। चलिए देखते हैं इम्यूनाइजेशन क्या है। तो ये इम्यूनाइजेशन जो है, पहले क्या होता था, हमारे ट्रेडिशनल इंडियन और चाइनीज मेडिसिनल सिस्टम जो है, ये किसी पर्सन को, जिस पर्सन को स्मॉल पॉक्स हुआ है उसका स्किन को आके हेल्दी पर्सन में ज़बरदस्त घिसते थे। तो फिर इससे क्या होगा? तो हाउ टू इंड्यूस ए माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट वुड क्रिएट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज। माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स जैसे वो जिनको हेल्दी पर्सन को घिसते थे और होता था, इससे क्या होगा कि उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप करेगा और वो रेजिस्टेंस पावर डेवलप करेंगे अगेंस्ट द डिजीज। तो फिर एडवर्ड जेनर ने देखा, ये एक इंग्लिश फिजिशियन है, ये एडवर्ड जेनर, ये क्या कहते, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में वैक्सीन निकाली थी फर्स्ट टाइम स्मॉल पॉक्स। इसीलिए तो स्मॉल पॉक्स आज नहीं है। तो फिर इन्होंने देखा कि जो गाय धोने वाले, गाय बेचने वाले, गाय रखने वाले पर्सन्स हैं, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था, कि अगर उनको काउ पॉक्स हो गया तो उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो ये काउ पॉक्स क्या है? काउ पॉक्स एक माइल्ड डिजीज है, यानी कि ये स्मॉल पॉक्स
जैसे इतना सीवियर नहीं है, माइल्ड डिजीज है, वो एक बार हो गया तो उनको स्मॉल पॉक्स होता नहीं था। तो फिर ये क्या किए, जेनर ने क्या किए, ही स्टार्टेड गिविंग काउपॉक्स टू पीपुल एंड फाउंड दैट दे वर नाउ रेजिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स। काउपॉक्स की अगर किसी को दे रही हैं तो फिर वो और स्मॉल पॉक्स नहीं हो पा रहा है। तो फिर तो है ना अजीब सी बात, काउ पॉक्स सबको देने लगे। काउ मतलब क्या जानते हो? काउ मतलब लाटिन में कहते हैं भाक्का। काउ को हमारे गाय बोलते हैं ना हिंदी में, ऐसे लाटिन में बोलते हैं भाक्का। और काउ पॉक्स को बोलते हैं भिसिनिया। तो फिर इसी से आया हमारा वर्ड वैक्सीनेशन, जो कि हमारे इम्यूनेशन को हम वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं। देखते हैं, वी कैन नाउ सी दैट एज ए जनरल प्रिंसिपल। तो वैक्सीनेशन में क्या हो रहा है, हम इम्यून सिस्टम को फूल बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। कैसे? वी पुट द इम्यून सिस्टम इनटू फूल, डेवलपिंग ए मेमोरी फॉर ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन बाय पुटिंग समथिंग दैट मिमिक्स द माइक्रोब्स वी वांट टू वैक्सीनेट अगेंस्ट इनटू द बॉडी। तो फिर जिसके अगेंस्ट में हम उसको वैक्सीनेट करना चाहते हैं, इम्यूनेशन क्रिएट करना चाहते हैं, उसी का एक माइल्ड फॉर्म का इन्फेक्शन हम वो हेल्दी पर्सन को कर देते हैं। तो फिर हमारे इम्यून सिस्टम उसका मेमोरी डेवलप कर लेता है, और फिर जब एक्चुअल वाला माइक्रोब्स आता है तो फिर उसी को वो अच्छी तरह लड़ पाता है, प्रिवेंट एनी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। तो फिर वो माइल्ड फॉर्म में अपना एंटीबॉडी डेवलप कर लिया है, और वो जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट में लड़ाई कर पाता है, टर्निंग इनटू इट। तो फिर आजकल तो बहुत सारे का वैक्सीनेशन हो रहा है, जैसे हमारे टिटानस हुआ, ये सब का वैक्सीन निकल चुका है। टिटानस, डिप्थीरिया, व्होपिंग कफ, मीजिल्स, पोलियो, और ये सब कब होता है? चाइल्डहुड में। ये सारे पब्लिक हेल्थ द्वारा प्रोग्राम बना के इम्यूनेशन होता है, ताकि ये और बच्चों को आगे ना ले, अपनी जकड़ में ना ले। कुछ हेपेटाइटिस वायरस है जो कि क्या करते हैं, हेपेटाइटिस मतलब ये लिवर रिलेटेड। तो फिर ये हेपेटाइटिस वायरस क्या करते हैं, हमारे जंडिस करते हैं, जंडिस पीला पीला हो जाते हैं ना, तो लिवर इन्फेक्शन। दीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, पानी के थ्रू से ये इसका माइक्रोब्स जो है वो फैलते हैं। तो देयर इज ए वैक्सीन फॉर वन ऑफ देम, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए बोल के एक वैक्सीन है जो कि हमारे बच्चों को दिया जाता है। बट द मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन, 5 बरस होने तक क्या होता है ना, बच्चों ऑलरेडी ये वायरस से एक्सपोज होके सेल्फ इम्यूनेशन डेवलप कर चुके हुए होते हैं। तो अब ये हेपेटाइटिस ए देने का कोई मतलब नहीं रहा। ऐसे ही है रेबीज वायरस। रेबीज वायरस क्या है? इट इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड, पागल कुत्ता काटता है हम बोलते हैं ना सर, तो इन्फेक्टेड डॉग्स। एक्चुअली रेबीज से इन्फेक्टेड डॉग्स जो है वो अगर किसी को काट लिया, या फिर अदर एनिमल्स जो कि रेबीज से इन्फेक्टेड है, वो इन्फेक्टेड एनिमल किसी को काट लिए तो फिर उसी को आ जाता है ये रेबीज। तो देयर आर एंटी रेबीज वैक्सीन्स फॉर बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, क्योंकि एनिमल भी फैला रही है। तो फिर ये वैक्सीन जो है ह्यूमन के लिए भी और एनिमल के लिए भी ये वैक्सीन आता है। इस हिसाब से हम खुद को इम्यूनाइज्ड कर सकते हैं। तो फिर इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू। Thanks for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. With this, we complete our chapter. Thank you.